तो इक्विलिब्रियम वाला जो चैप्टर है, ये हम शुरू करने से पहले कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। वर्ड इक्विलिब्रियम लाने से पहले हम कुछ रिवर्सिबिलिटी को समझते हैं कि रिवर्सिबिलिटी क्या है। दुनिया में बहुत सारे जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स में भी हमने ऐसा कुछ पढ़ा था। दो तरह के प्रोसेस हो रहे हैं। एक, मेरे पास इनिशियल कोई सब्सटेंस है, फाइनली बी में ये कन्वर्ट हो गया, ए से बी बन गया, और ए से बी ये बनता चला जा रहा है, ए टू बी, बस ये फॉरवर्ड होता ही चला जा रहा है, यानी कहीं पर भी ये बैकवर्ड कुछ भी नहीं आया है इसमें। टाइम टी के बाद, यानी इनिशियली जब मेरे पास कोई एक पर्टिकुलर टाइम टी इज इक्वल टू 0 था, शुरुआत की थी मैंने, इसके मेरे पास 5 मोल अवेलेबल थे। रिएक्शन तब शुरू नहीं हुआ था तो बी के 0 मोल्स थे। टाइम टी इज इक्वल टू 10 मिनट के बाद इसके 4 मोल कन्वर्ट हो गए बी में, तो 4 मोल इधर आ गए, 1 मोल इसका बच गया इधर। 5 - 4 कर देना पड़ेगा ना, 4 मोल तो कन्वर्ट हो गए। टाइम टी इज इक्वल टू, सपोज करते हैं 15 या 20 मिनट के बाद इसका 0 मोल बचा, और सारे के सारे ये 5 के 5 मोल बी में कन्वर्ट हो गए। ये रिएक्शन अपने कॉम्प्लीशन को पहुंच गया। हम इसको बोलेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन वो होते हैं जो एक ही दिशा में बढ़ते चले जाते हैं, वापस नहीं होते, रिवर्स नहीं होते। हमने कोई चीज एक ली और उसको फाइनल एक ही तरफ चलाते चले गए। जैसे हमने एक एग्जाम्पल किया था, एक बॉल मैं किसी स्लांट हाइट पर रख देता हूं तो वो नीचे आती चली जाएगी, किसी भी स्टेज पर ये रुक करके यहां से ऐसा नहीं है कि ये वापस आ जाएगी फिर यहीं वापस आ जाए। ये इनिशियल स्टेट ए है, फाइनल स्टेट बी है, पहले ये यहां है, खुद से ये वापस नहीं आ सकती। स्पॉन्टेनिटी ये कह रही है कि ये एक ही डायरेक्शन में चलेगा, इरिवर्सिबल होगा, एक ही डायरेक्शन में चलने वाला। लेकिन बहुत सारे प्रोसेसेस ऐसे होते हैं, जैसे मैंने कोई एक्स लिया, एक्स से वाई बना दिया, y ने थोड़ी देर के बाद फिर x बना दिया, x ने y ने x, ये बनता चला जा रहा है। अब ये रिएक्शन कहलाएगा रिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिएक्शन होने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि सारा का सारा y नहीं बनेगा, ये बिल्कुल भी नहीं है। एक देखो सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं रिवर्सिबल रिएक्शन का, तब आप उसको समझो। एक मेरे पास बड़ा ये अच्छा एग्जांपल है, मैंने ये 2 ड्रम लिए वाटर से भरे हुए, इसमें मेरे पास 100 लीटर है एंड 50 लीटर यहां पर है। मैं एक पाइप यहां पर इधर डाल देता हूं और पंप लगा करके 1 लीटर पर मिनट पानी इसमें डालता रहता हूं। बस एक ही तरफ है पाइप, ये दूसरी तरफ नहीं है कहीं। तो ये थोड़ी देर के बाद क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, 1 लीटर 1 मिनट में आ रहा है तो 100 लीटर 100 मिनट के बाद क्या होगा, सारा का सारा ये खाली हो जाएगा और इसमें पानी ऊपर लेवल तक भर जाएगा, ये 0 बचेगा और ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो चुकेगा इसमें। ये इरिवर्सिबल है, एक डायरेक्शन में हो रहा है। इस प्रोसेस को मैं बोलूंगा इरिवर्सिबल। लेकिन अगर मैं क्या करता हूं कि एक डायरेक्शन में यहां पर पानी आ रहा है एक पाइप से, साथ के साथ मैं पूरा यहां से छोटे वाले ड्रम से एक और पाइप पंप लगा करके वापस पानी को इसमें डाल देता हूं। पानी जब इसमें मैंने डाला तो ये वापस ½ लीटर 0.5 लीटर 1 मिनट में आ रहा था। इस ड्रम से ऊपर 1 मिनट में ½ लीटर पानी पहुंच रहा है और बड़े वाले ड्रम से 100 लीटर से 50 लीटर वाले में 1 लीटर पर मिनट आ रहा है। अब ये रिवर्सिबल कहलाएगा रिएक्शन। रिवर्सिबल कहने का मतलब इसमें से इसमें आ रहा है पानी, इसमें से इसमें आ रहा है पानी, रिवर्सिबिलिटी है। लेकिन इस वाले ड्रम में से ऊपर वाले में से नीचे वाले में ज्यादा पानी आ रहा है, 1 मिनट में 1 लीटर आ रहा है, नीचे वाले से ऊपर वाले ड्रम में 0.5 लीटर जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि ये खाली हो जाएगा। रिवर्सिबल रिएक्शन होने का मतलब बिल्कुल ये मत निकाल लेना
कि बस वो रुक गया रिएक्शन। रुका हुआ जरूरी नहीं, वो चलता रहता है, डायनेमिक है नेचर में, चल रहा है। चल रहा है मतलब इसका लेवल चेंज हो रहा है। 1 मिनट में 1 लीटर और 1 मिनट में आधा लीटर, तो मैं बोल सकता हूं कि 1 मिनट में आधा लीटर कम हुआ ना पानी इसमें। 1 लीटर आ गया इसमें, वापस आधा लीटर मिल गया, तो 1 मिनट में आधा लीटर कम हो गया, यानी पर मिनट आधा लीटर के हिसाब से करते 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 ये पूरा खत्म हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा। रिवर्सिबल रिएक्शन भी अपने कंप्लीशन पर पहुंचते हैं। इक्विलिब्रियम एक अलग बात है, हम बिल्कुल बोलेंगे इसको, लेकिन जब ये पूरी तरह से यहां आ जाएगा तो थोड़ा बहुत ये फिर पानी इसमें ना के बराबर यहां नेग्लेजेबल बचा रहेगा। नेग्लेजेबल बचा रहेगा तो मैं क्या करूंगा इसको, अब आप सोचो, 1 मिनट में आधा लीटर यहां आया, वापस इधर आ गया, आधा लीटर इधर, वापस इधर, कुछ ना कुछ अमाउंट किसी इंस्टेंट पर रहेगा जरूर। एब्सोल्युटली 100% अगर मैं बोलूंगा तो जरूरी नहीं है कि ये रिवर्सिबल वाला रिएक्शन 100% कन्वर्ट हो। जीरो कॉन्सेंट्रेशन कभी भी इसका रिएक्टेंट का ना हो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उस मिनट में आ ही रहा है, ज्यादा इधर आ रहा है, कम इधर आ रहा है। ये हो गया रिवर्सिबल रिएक्शन। और मैंने बताने की आपको कोशिश की है कि रिवर्सिबल रिएक्शन डायनेमिक होते हैं नेचर में। डायनेमिक होने का मतलब क्या हो गया, चलते रहते हैं, यानी जरूरी नहीं है कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो रुक जाएं। हाँ, रिवर्सिबिलिटी की जब दोनों डायरेक्शन के रेट बिल्कुल एक जैसे हो जाएंगे तब हम उसे जरूर बोलेंगे कि अब ये इक्विलिब्रियम में है। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है आपको, रिवर्सिबिलिटी एक अलग चीज है, इक्विलिब्रियम एक अलग चीज है। रिवर्सिबिलिटी का मतलब दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है, ए से बी से ए बन रहा है, जरूरी नहीं कि उनके रेट दोनों डायरेक्शन के बराबर हों, बराबर भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। एक केमिकल रिएक्शन, अब अगर रिएक्शन कहते किसको हैं कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता चला जाए एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ साथ बढ़ता चला जाए, इसको हम केमिकल, अगर मान लो ए है, ए और ये बी है, ए अपनी जगह पर 10 मोल का 10 मोल है, बी 2 मोल का 2 मोल ही है, चेंज ही नहीं हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि रिएक्शन हो कहां रहा है। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन बी का बढ़ता चला जा रहा है, इसका कम होता चला जा रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तब हम इसको बोल देंगे कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ये केमिकल रिएक्शन दो टाइप के हैं, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, जो मैंने अभी आपको बताया, बिल्कुल वही वाली बात ये इनफैक्ट है। रिएक्शन इन विच एंटायर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, थोड़ा बहुत हो सकता है बचा रह जाए, क्योंकि वही ड्रम वाला एग्जांपल लो आप, 1 मिनट में आधा लीटर यहां आ रहा है, 1 मिनट में 1 लीटर आ रहा है, भले ही ये सारा खाली हो जाएगा, लेकिन किसी इंस्टेंट पर देखोगे आधा लीटर यहां आया तो 1 लीटर जाने की कोशिश कर रहा है, तो कुछ ना कुछ 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप 10 ड्रॉप ही सही अवेलेबल किसी इंस्टेंट पर यहां पर जरूर होगा ये वाटर। जितना जितना आएगा उतना ये वापस जरूर हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल जीरो अमाउंट इसका नहीं होगा। तो रिवर्सिबल रिएक्शन हम उन्हें बोलते हैं in which entire amount of reactant is not converted into product। entire से मतलब ये है कि भले ही इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का नेग्लिजिबल अमाउंट बचा रहे, मान लो मैंने 10 मोल लिए थे इसके इनिशियली, 0.00001 मोल ही क्यों ना बचे, क्योंकि रिवर्सिबल है, अगर मैंने रिएक्शन करके जीरो कर भी दिया तो कुछ ना कुछ ये वापस जरूर कन्वर्ट होगा, वो भले ही इसमें वापस कन्वर्ट हो जाएगा लेकिन किसी इंस्टेंट पर अवेलेबल जरूर होगा। एक बात तो ये हो गई है। अब अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है रिवर्सिबल रिएक्शन की, सबसे पहली बात तो यही है कि ये दोनों डायरेक्शन में होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाने का काम करता है, ये पहली बात तो ये है। तो हम कर रहे हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। दोनों डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए ने बी बनाया, सिर्फ एक एरो नहीं लगाना है, हाफ हेडेड एरो लगाना है, फिर बी से वापस ए बन गया, ये रिवर्सिबिलिटी का साइन है।
ये नहीं लगाना, लगाने को कई लोग लिख देते हैं ऐसे, ऐसे नहीं लिखना, आधा ये वापस। रिवर्सिबिलिटी का साइन ये है। इसमें कई बार हम ऐसे भी लिख देते हैं, एक एरो छोटा एक बड़ा। एरो बड़ा छोटा होने का मतलब ये है कि ए से बी ज्यादा बन रहा है, बी से ए कम बन रहा है, ये एरो का मतलब होता है, नोटेशंस है, बस ये मान लो आप। तो ये रिवर्सिबिलिटी, इक्विलिब्रियम पर भी आएंगे, यही साइन इक्विलिब्रियम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, सेम साइन यूज किया जाएगा इक्विलिब्रियम के लिए, लेकिन जब हम करेंगे तब डिस्कस इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। एक तो बात ये हो गई कि दोनों डायरेक्शन में चलते हैं। एब्सोल्युटली 100% कभी भी कंप्लीशन पर नहीं पहुंचता रिवर्सिबल रिएक्शन, कुछ ना कुछ अमाउंट इसका जरूर अवेलेबल रहता है, भले ही नेग्लिजिबल अमाउंट अवेलेबल रहे। तो ये कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होते, भले ही 99.999% कंप्लीट हो जाएं, तो देखने में हमें लगेगा कि ये कंप्लीशन पर पहुंच गए, होते हैं बहुत सारे रिएक्शन कंप्लीशन पर, लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन एब्सोल्युटली 100% कंप्लीशन पर किसी एक इंस्टेंट पर नहीं होते। अब एक वर्ड जो आता है वो इक्विलिब्रियम का आता है। हम उन रिएक्शंस को जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों बराबर हो जाएं, उन रिएक्शन को बोलते हैं कि अब ये इक्विलिब्रियम में आ गई हैं। वही एग्जांपल आप लो, ए मॉलिक्यूल है 10 मोल इसके लिए, बी बना रहा है ये, इसके 5 मोल थे, बी से वापस ए बी बन रहा है। अब हमारे पास ए के 10 में से 1 मोल 1 मिनट में कन्वर्ट हो रहे हैं, 1 मोल पर मिनट, जैसे मैंने 1 लीटर पर मिनट ऊपर वाले ड्रम से नीचे वाले ड्रम में डाल दिया था, ऐसे 1 मिनट में 1 मोल बी में कन्वर्ट हो जाता है, तो 5 से 6 मोल हो जाएंगे, ये 10 से 9 रह जाएंगे 1 मिनट के बाद। लेकिन उसी 1 मिनट में, इसी वाले मिनट में, ठीक 10 बजे ये काम हुआ, ए से बी बन रहा था, जब ए से बी बन रहा था उसी टाइम बी से ए बन रहा था, और वो भी 1 मोल पर मिनट ही था। तो भाई अंतर तो कुछ नहीं आएगा। ये जब इसमें कन्वर्ट हो रहा था हमने इस पे ध्यान दिया तो लगा हमें 10 से 9 हो जाएगा, लेकिन ये 9 हो रहा है, और ये 5 से 4 हो, 5 से 6 हो रहा है, लेकिन इसका 1 मोल इधर 7 के साथ टर्न हो गया, कन्वर्ट हो गया, और ये वापस 10 का 10 ही रह गया। बिल्कुल ठीक उसी तरह से कि एक ये गेट है, एक हॉल है, यहां पर एक हॉल इधर है हमारे पास कहीं। अब मैं अगर ये कोई सिस्टम लेता हूं कि यहाँ 50 पर्सन है, यहाँ 40 लोग हैं, 2 लोग इस इधर से इधर आते हैं गेट में से, उसी टाइम पर 2 लोग इधर से इधर आ जाते हैं, तो ये 40 का 40 फिगर वहीं का वहीं रहेगा, ये 50 का 50 रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। ये बिल्कुल बात मैं कर रहा हूं। या जैसे आप मॉल वगैरह में कहीं जाते हो, एस्केलेटर लगे रहते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ लोग आ रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ऊपर वाले फ्लोर पर सपोज करते हैं 100 लोग हैं, नीचे वाले फ्लोर पर सपोज करते हैं 50 हैं, तो नीचे से ऊपर 2 लोग 1 मिनट में जाते हैं, ऊपर से नीचे 2 लोग एक उसी 1 मिनट में, सेम टाइम। जब ये नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर से नीचे सेम चलता रहता है एस्केलेटर जो है, दोनों डायरेक्शन में। तो अमाउंट यहाँ पर 50 के 50 रहेंगे, क्योंकि यहाँ 2 कम हुए तो यहाँ 2 बढ़ गए, तो यहाँ से भी 2 कम हो गए सेम टाइम, यहाँ 2 आ गए, यहाँ से 2 निकल गए। ये स्टेट है इक्विलिब्रियम की। अब मैं इसे बोलूंगा कि 1 मिनट में रेट ऑफ कन्वर्जन ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाने का सेम है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन। अब मैं रिएक्शन में, यानी अब मैं यहाँ इंसानों की बात तो नहीं करूंगा किसी केमिकल रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन में तो मैं ये बोलूंगा कि ए से बी जब कन्वर्ट हो रहा है तो बी का कॉन्सेंट्रेशन 5 मोल था, 5 से
ये सपोज करते हैं 8 हो गया बढ़कर, और ये 10 था, 10 से कम होकर के 7 हो गया, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता चला जा रहा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो जितना कॉन्सेंट्रेशन इसका इंक्रीज हुआ उतना कॉन्सेंट्रेशन इसका डिक्रीज हुआ पर यूनिट टाइम, टाइम सेम रखते हुए। इसके कितने मोल बढ़ गए? 8 - 5 यानी 3 मोल पर मिनट लिख दिया मैंने। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, यही तो रेट है। रेट किसे बोलेंगे? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन को बोलेंगे। कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 3 मोल। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, मिनट लो सेकंड लो वो आपकी मर्जी है, ये रेट कहलाएगा। ये इस पर डिपेंड कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन के चेंज पर। तो जो जैसे इसका चेंज हो रहा है ऐसे इसका चेंज हो रहा है। अभी हम इंसानों की बात कर रहे थे, यहाँ मॉलिक्यूल्स की बात करने लगेंगे। वहां हम बोल रहे थे कि 2 आदमी 1 मिनट में ऊपर से नीचे आ रहे थे, अब मैं यहां बोल रहा हूं 2 मॉलिक्यूल 1 मिनट में, या 3 मॉलिक्यूल 1 मिनट में ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो इंक्रीमेंट देखा जाएगा। यानी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम होता है रेट। अब इस रेट को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो मैं रेट को डिफाइन कर सकता हूं, ए से बी में कन्वर्ट होने का रेट बी से ए में कन्वर्ट होने के रेट के अगर बराबर आ जाता है तब ये वाला रिवर्सिबल रिएक्शन बोला जाएगा कि ये इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम रिवर्सिबिलिटी की वो स्टेट है जहां रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाता है। ऐसी स्टेट में ना तो ए का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा ना ही बी का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा। और जरूरी नहीं है कि बिल्कुल जैसे मैं 3 मॉलिक्यूल इधर से इधर ले रहा हूं तो 3 ही इधर के इधर लो, कुछ भी हो सकता है ना भाई। ए से 2b भी तो हो सकता है। अब यहां एक ए टूटा तो 2b बने, ये तो डबल कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है। 2 कंबाइन होंगे तब एक बनेगा। तो ये स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट की अपनी इंपॉर्टेंस है, इस बात को ध्यान में, कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जा रहा मैं भी। एस्केलेटर पे जरूरी थोड़ी है 2 ऊपर से नीचे आ रहे हैं अगर तो 2 ही नीचे से ऊपर जाएं, ऊपर से नीचे 10 आ रहे हैं नीचे से ऊपर 2 जा रहे हैं, ये कंडीशन अलग हो गई। और ये इक्विलिब्रियम आगे भी कहीं बन सकता है, ये वाला गेट है यहां से और निकलते जा रहे हैं लोग, ये तो कैरी ऑन भी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड हो सकता है इक्विलिब्रियम। कॉम्प्लेक्सिटी बाद में सोचने की बात है, अभी हम सिर्फ रेट की बात कर रहे हैं। स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट चाहे कुछ भी हो इसके, ये 2b है 1a है, ये चाहे कुछ भी है, लेकिन हम कह रहे हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ रिवर्स जब बराबर होगा तब इनके कॉन्सेंट्रेशन। इक्विलिब्रियम का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि ये दोनों हमने ए एंड बी बराबर ही कॉन्सेंट्रेशन के रखने हैं। कई बार इक्विलिब्रियम का मीनिंग बहुत सारे बच्चे ये निकाल लेते हैं कि इक्विलिब्रियम मींस ए एंड बी के कॉन्सेंट्रेशन सेम है। नहीं, ए का कॉन्सेंट्रेशन 99 एंड बी का 1 भी हो सकता है, फिर भी ये इक्विलिब्रियम में रह सकता है। बी का 1 मोल है, चलो यहीं से लगा लो, 1 मॉलिक्यूल है, इसके 99 मॉलिक्यूल है, 1 मिनट में ये इसमें एक कन्वर्ट होता है, एक इसमें कन्वर्ट होता है उसी 1 मिनट में। तो ये तो A1 फिक्स रहेगा, ये 99 फिक्स रहेंगे। तो इक्विलिब्रियम में तो कोई भी कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन हाँ रहेगा कॉन्सेंट्रेशन फिक्स, ये पक्की बात है कि कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं आएगा इक्विलिब्रियम स्टेट में। रिवर्सिबल रिएक्शन में आ सकता है, अगर रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है तो ए कम होता चला जाए बी ज्यादा होता चला जाए रिवर्सिबिलिटी होने के बावजूद भी, क्योंकि रेट दोनों के अलग अलग हैं। लेकिन जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा तब इक्विलिब्रियम स्टेट में कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। बराबर हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, बराबर होना कोई कंडीशन नहीं है। एक बात यह है, थर्मोडायनेमिक्स में हमने एक फैक्टर पढ़ा था जी, डेल्टा जी, डेल्टा जी फ्री एनर्जी। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए इसका नेगेटिव होना जरूरी था, 0 से कम होगा अगर डेल्टा जी
तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस काउंट होंगे। इस बात का मीनिंग ये है, वही ए एंड बी का ही एग्जांपल लो सिंपल वाला, इस बात का मतलब ये है कि फाइनल एनर्जी फ्री एनर्जी एंड इनिशियल फ्री एनर्जी का डिफरेंस जी बी माइनस जी ए, जी बी ये वो गीगाबाइट नहीं है, कभी से गीगाबाइट समझो, क्योंकि जीबी में ही आजकल सारी करेंसी नजर आती है, कितने जीबी डेटा है हमारे पास। जीबी माइनस जी ए अगर नेगेटिव आ रहा है मतलब ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज्यादा है, तब हम बोलते हैं कि ये स्पॉन्टेनियस होगा, यानी फॉरवर्ड ही चलता चला जाएगा। भले ही ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, फॉरवर्ड ज्यादा होगा रिवर्स कम होगा, यानी बी का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ साथ बढ़ता चला जाएगा। ऐसा भी पॉसिबल है कि ये डेल्टा जी इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पॉजिटिव हो जाए। पॉजिटिव होने का क्या मतलब है कि फाइनल जो जी बी है उसकी वैल्यू ज्यादा हो फ्री एनर्जी की, इनिशियल जी ए की वैल्यू कम हो, ज्यादा में से कम माइनस करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। पॉजिटिव आने का मतलब है रिएक्शन अब फॉरवर्ड नहीं होगा, रिएक्शन रिवर्स होगा, बी से ए बनेगा। बी से ए बनने का मतलब यह है कि रिएक्शन किधर को चलता है, जिधर फ्री एनर्जी कम हो जाती है उस डायरेक्शन में रिएक्शन चल रहा होता है। बाद की फ्री एनर्जी, एनर्जी एंथैल्पी नहीं, एंट्रोपी नहीं, फ्री एनर्जी जिस डायरेक्शन में कम होती है रिएक्शन उधर खुद चलता है, स्पॉन्टेनियस होता है। ये बात रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए भी ट्रू है, लेकिन बात इक्विलिब्रियम की कर रहे हैं हम। अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करता हूं, इसका मतलब है ए से जितना बी बन रहा है उतना ही बी से ए बन रहा है। अब ये रिएक्शन रिवर्सिबल हैं और इक्विलिब्रियम में भी है। ए से बी जितना बना उतना ही बी से ए बना, ऐसे केस में डेल्टा जी जीरो होगा। जितनी फ्री एनर्जी बी की है या प्रोडक्ट की है, या प्रोडक्ट कई सारे हैं तो उनके सबमिशन की है, जितनी फ्री एनर्जी बी की है उतनी ही फ्री एनर्जी ए की। ऐसी स्टेट में जब हो जाती है तब डेल्टा जी की वैल्यू जीरो आ जाती है, और डेल्टा जी जीरो होने का मतलब है कि रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन अब इक्विलिब्रियम में आ गया है। कोई रिवर्सिबल रिएक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो उस डायरेक्शन के लिए डेल्टा जी नेगेटिव है। कोई रिवर्सिबल रिएक्शन अगर रिवर्स डायरेक्शन में हो रहा है तो यानी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए डेल्टा जी पॉजिटिव है, रिवर्स के लिए नेगेटिव है, स्पॉन्टेनियस अगर रिएक्शन की बात करते हैं। और कोई रिवर्सिबल रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम में आ गया, जितना फॉरवर्ड हो रहा है उतना ही बैकवर्ड हो रहा है, यानी कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आया है, रिएक्शन ऐसा लग रहा है जैसे रुक गया है, तब हम बोलेंगे डेल्टा जी जीरो होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये डेल्टा जी जीरो। बड़े सारे क्वेश्चंस आपको इस बात पर मिलते हैं कि कुछ नहीं बोलते बस इक्विलिब्रियम दे देते हैं। अब आपको खुद मानना पड़ेगा कि यहाँ डेल्टा जी जीरो रहेगा इस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम के लिए। ये इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाती है। ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि हम रिप्रेजेंट करते हैं इस रिवर्सिबल के साइन से। रिवर्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ये साइन इस्तेमाल किया जाता है। ये सी पॉइंट आपके लिए सबसे ज्यादा काम का है, इसको ध्यान से अच्छी तरह से पक्का करके समझने की कोशिश करना। तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर रहे हैं। अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स सोच लेते हैं। बहुत सारे रिएक्शन जो रिवर्सिबल हैं, अलग अलग टाइप के रिएक्शन होते हैं। हम यहाँ रिएक्शन को दो टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक वो रिएक्शन जो मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, एक वो रिएक्शन जो आयोनिक रिएक्शंस है। तो अगर रिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जाम्पल सोचे जाते हैं, उसमें पहला एग्जाम्पल है न्यूट्रलाइजेशन बिटवीन एसिड एंड बेस। अगर दोनों वीक हैं या एक वीक है तब की बात हो रही है। हमने एक एसिडिक एसिड लिया, एक बेस ले लिया, इन दोनों को जब आपस में हमने कॉम्बिनेशन किया तो कॉम्बिनेशन करने पर सॉल्ट फॉर्मेशन होती है। जैसे मैंने एक एसिड लिया, एक बेस लिया,
इन दोनों को जब आपस में मिक्स कर दिया तो सॉल्ट बन जाता है, वाटर बन जाता है। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अगर वीक एसिड वीक बेस के बीच में हो रहा है, या स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस के बीच में हो रहा है, या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में हो रहा है। तीसरी एक कंडीशन मैंने क्या पहले बोली थी, वीक एसिड वीक बेस के बीच में हो रहा है, तब ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। अगर तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों के दोनों अगर स्ट्रॉन्ग हैं, तब रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होता। ये बात काम की है, आगे जब हम आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तब ये बात आपको काम आएगी। रिवर्सिबल सारे एसिड बेस रिएक्शन नहीं होते। कौन से एसिड बेस रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होंगे, इरिवर्सिबल होंगे? एसिड प्लस बेस। अगर मैंने स्ट्रॉन्ग लिया, बेस भी स्ट्रॉन्ग लिया, तब ये एक दिशा में चलेगा, बस सॉल्ट बनेगा, रिवर्सिबल नहीं होगा। एंड वाटर, इस रिएक्शन को बोलोगे इरिवर्सिबल। इस रिएक्शन को इनको बोलोगे रिवर्सिबल। ये तीन सेट्स पॉसिबल हैं, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। आपको कोई बताएगा नहीं, जब एसिड बेस को आपस में कंबाइन किया होगा आपको खुद मानना पड़ेगा। वीक एसिड वीक बेस रिवर्सिबल, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिवर्सिबल, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड रिवर्सिबल। तो हम इनके कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं। अब ये रिएक्शन आयोनिक रिएक्शन भी हैं। एसिड जो होता है वो HCl, तो HCl टूट करके H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव बना देता है। यहाँ आयन भी बन रहे हैं। कुछ रिएक्शन आयोनिक नहीं होते लेकिन फिर भी रिवर्सिबल हो सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल एक हो गया। एक तो एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी ये बताया, वीक एसिड है, ये एसिटिक एसिड वीक एसिड होता है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ये जब कॉम्बिनेशन करेंगे तो रिवर्सिबल होगा और सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन होगी। सेकंड एग्जांपल इसका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है। सॉल्ट किसे कहते हैं पहले ये सोचो। जब कोई एक कैटायन हो, कोई भी दुनिया का कैटायन एक्सेप्ट H पॉजिटिव, बस H पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। अगर H पॉजिटिव होगा तब तो ये क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, जैसे HCl। कोई भी पॉजिटिव चार्ज, Na पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, अमोनियम आयन, ये सब में से कोई भी पॉजिटिव एक ले लो, अगर उसके साथ कोई नेगेटिव लगा लो, दुनिया का कोई भी नेगेटिव कनेक्ट कर देते हो, ये कॉम्बिनेशन सॉल्ट कहलाता है। आयोनिक होना चाहिए। और हाइड्रोलिसिस हम किसे कहते हैं, एक ऐसा प्रोसेस पॉजिटिव नेगेटिव, मैंने बता दिया ये तो है सॉल्ट। जब हम इसे तोड़ देते हैं, वाटर का OH नेगेटिव किधर, पॉजिटिव की तरफ, वाटर का H नेगेटिव की तरफ लिख देते हैं। तो ये जो भी पॉजिटिव था, सपोज करते हैं NH4 था एंड Cl था, तो ये क्या बचेगा, HCl बनेगा, NH4OH बनेगा। ये NH4OH। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रो, हाइड्रो मतलब वाटर, लिसिस मतलब क्लीवेज, तोड़ दिया, तोड़ा ही तो है वाटर बीच में से दो पार्ट में। वाटर का क्लीवेज सॉल्ट की प्रेजेंस में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कहलाता है। ये मैंने वर्ड बताने की कोशिश की है क्योंकि आप लोग इनसे परेशान रहते हो कि ये है क्या चीज आखिर। हालांकि हमें इसका कोई यूज नहीं करना। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, बस हमें तो एग्जाम्पल देना है। तो जब हम सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वाटर से रिएक्शन करके FeOH एंड HCl बन जाएगा। ये Fe था, Cl था, ये नेगेटिव होता है, यहाँ पर वाटर का H, यहाँ पर OH। तो अब क्योंकि तीन Cl हैं तो तीन OH आ जाएंगे, तो FeOH थ्राइस
OH, इधर से भी OH आ गया एक, एंड H, इधर से भी एक OH आ गया, एंड H, 3 HCl अलग हो गए, HCl HCl HCl। तो ये हाइड्रोलिसिस कहलाया। वर्ड समझ लो, ये बहुत यूज होने वाला शब्द है केमिस्ट्री में। हाइड्रोलिसिस बार बार आता है तो मीनिंग ही पता नहीं होता, और जरूरत से ज्यादा बार जो चीज आ जाती है फिर वो दिमाग को रेजिस्ट कर जाती है कि बस होगा कुछ, छोड़ दो, है बस सुन रखा है हमने, लेकिन पता नहीं होता वो। तो यही इसी लेवल पर मैं बता रहा हूं कि हाइड्रोलिसिस का मीनिंग क्या है। तो ये रिवर्सिबल होते हैं, बहुत सारे डिकम्पोजिशन रिवर्सिबल होते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल मतलब हीट की प्रेजेंस में, डिकम्पोजिशन मतलब तोड़ दिया गया, बॉन्ड तोड़ दिए गए, बहुत सारे रिएक्शन रिवर्सिबल। हमें तो रिवर्सिबिलिटी से मतलब है बस। PCl5 टूटकर PCl3 एंड क्लोरीन बना देता है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन क्लोज्ड वेसल, ये इस बात की बड़ी इंपॉर्टेंस है रिवर्सिबिलिटी में। रिवर्सिबल तब होगा ये जब क्लोज वेसल में होगा। पहले भी थर्मोडायनेमिक्स में भी कोई चीज इस तरीके की आई थी तो शायद मैंने रिवर्सिबिलिटी आपको बताई थी। एक वेसल है, बर्तन है, उसका ढक्कन ढका हुआ है पूरी तरह से, इसमें पानी है, हम इसे हीट करते हैं, हीट करेंगे तो वेपर्स बनेंगे, बाहर निकल नहीं पाएंगे, यहां टकराएंगे, इससे टकराने के बाद ड्रॉपलेट बनेंगे, वापस इसमें गिर जाएंगे। खाना बनते हुए देखा होगा कभी, जो कवर होता है उस पे पानी के ड्रॉपलेट होते हैं, वो वापस खाने में गिरते रहते हैं। जब हमें ड्राई करना होता है तो क्या होता है, ड्राई करते हुए हमें उसे ढक्कन को हटा देना होता है ताकि पानी इवेपोरेट करके निकल जाए कहीं। जब हमें ड्राई नहीं करना होता तो क्या करते हैं, जो खाना बनाने के शौकीन है उन्हें पता होगा, मैं हूं जैसे मुझे बड़ा अच्छा लगता है कुकिंग, तो मुझे बड़ी अच्छी तरह से पता है ये बात। जब हमें चीज को ड्राई करना होता है तो क्या होता है, हम उसके ढक्कन को हटाकर फिर नीचे से टेम्परेचर बढ़ाते हैं, सारी भाप ऊपर निकल जाती है। सारी भाप तो एनवायरनमेंट में चली गई, इरिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल नहीं है। कुकर का ढक्कन बंद हो गया बिल्कुल पूरी तरह से। अब जो वाटर वेपर्स ऊपर आएंगी, ऊपर से टकरा के यहां वापस नीचे गिरती रहेंगी, वेपर्स बनी, वेपर वाटर में, वाटर वेपर में, रिवर्सिबिलिटी है। ये क्लोज वर्ड की इंपॉर्टेंस है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर रिवर्सिबल तब है जब क्लोज वेसल में होगा। अगर आपने बोल दिया इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज रिवर्सिबल प्रोसेस, क्रॉस, अधूरी बात है। evaporation of water is reversible in closed vessel and in open system evaporation of water is irreversible process। अगर आपने ढक्कन खोल रखा है इसका, वाटर लिया, हीट कर दिया, वाटर जाएगा यहाँ, वापस थोड़े जाएगा, इसमें गया हो तो आसमान में बादल बनेगा, जब बनेगा वापस आएगा तो पता नहीं कहाँ गिरेगा, वो तो रिवर्सिबिलिटी कहाँ रह गई। इसका क्या मतलब हुआ, इवेपोरेशन ऑफ वाटर क्लोज वेसल में रिवर्सिबल है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर ओपन सिस्टम में, ओपन वेसल में इरिवर्सिबल है। तो इस शब्द के साथ इंपॉर्टेंस है इसकी, ये बात ध्यान रखोगे आप, क्लोज वेसल के साथ। और हम इसे रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, वाटर लिक्विड फॉर्म एंड रिवर्सिबिलिटी विद गैसियस फॉर्म। ये एग्जांपल्स हमने दिए तो ये जस्ट एग्जाम्पल को मैंने एलेबरेट इसलिए किया क्योंकि जो आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं उनमें लिख करके नहीं दिया जाता कि रिवर्सिबल प्रोसेस है या इरिवर्सिबल है। आपको जज करना पड़ेगा खुद कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल। बहुत सारे एग्जाम्पल हम इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के भी लेते हैं, वो जो अपने कंप्लीशन पर पहुंच जाते हैं रिएक्शन, जो रिएक्टेंट हैं वो सारे के सारे कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में। एंटायर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट व्हेन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। एक टाइम ऐसा, क्योंकि प्रोडक्ट से तो रिएक्टेंट बन ही नहीं रहा है, एक ही दिशा में चलता चला जा रहा है। इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, वही जो पॉइंट हमने लिखे हैं वही सारे हम लिख सकते हैं। ये एक डायरेक्शन में, दीज रिएक्शंस कैन प्रोसीड टू कंप्लीशन ओनली इन वन डायरेक्शन। पहली बात ये,
अब इसको मैं थोड़ा तेज बताऊंगा क्योंकि वही पॉइंट्स हैं बस ये। रिवर्सिबल के लिए क्या था, डेल्टा जी 0 था, यहां डेल्टा जी नेगेटिव होगा। अगर हम चाहते हैं ए से बी बन जाए तो इस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, 0 से कम होना चाहिए इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। और अगर मैं वापस करना चाहता हूं बी से ए, तब इरिवर्सिबल ये प्रोसेस तब तो होगा नहीं होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा तो हम करा ही नहीं पाएंगे, इसके लिए डेल्टा जी पॉजिटिव रहेगा। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए आपको ध्यान रखना है डेल्टा जी नेगेटिव लिखना पड़ेगा, यानी 0 से कम लिखना पड़ेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, एक वही एग्जाम्पल एसिड बेस का ले लो। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं तो ये एक ही डायरेक्शन में चलता है रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अभी हमने रिवर्सिबल के लिए क्या लिया था, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, ये हमने एग्जाम्पल लिया था। जब हम ये प्रोसेस करेंगे तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। और बहुत सारे एग्जाम्पल, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या हम प्रेसिपिटेशन भी बोल सकते हैं इस रिएक्शन को, यानी दोनों सॉल्ट, दोनों मॉलिक्यूल, बेरियम क्लोराइड भी सल्फ्यूरिक एसिड भी ब्रेक हो जाते हैं, डबल डिकम्पोजिशन हुआ तो ये सॉलिड बन जाता है, बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट बनते हैं, एक ही डायरेक्शन में चलता है ये वापस कॉम्बिनेशन करके ये नहीं बना पाते हैं। बहुत सारे रिएक्शन नेचर में रिवर्सिबल होते हैं, बहुत सारे रिएक्शन नेचर में इरिवर्सिबल होते हैं। यहां लेकिन हम इस चैप्टर में डील करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस को, और रिवर्सिबल रिएक्शन ही ज्यादा काम के, उन्हीं के एग्जाम्पल्स को ज्यादा फोकस करना है। इरिवर्सिबल रिएक्शंस की हम यहां बात ही नहीं करेंगे। तो ये बता दिए कंपैरिजन के लिए एग्जाम्पल्स, लेकिन इंपॉर्टेंस उन एग्जाम्पल्स की है जो इससे पहले हमने डिस्कस किए हैं रिवर्सिबल प्रोसेसेस में। नेक्स्ट हम करते हैं इसके बाद इक्विलिब्रियम। अभी मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया भी आपको, एंड इट्स डायनामिक नेचर। डायनामिक नेचर का मतलब इक्विलिब्रियम रुका नहीं रहता, चलता है। कभी हम जब रिवर्सिबल रिएक्शन शुरू कर रहे थे, करने पर क्या हो जाता है, एक ऐसी स्टेट मिल जाती है हमें कि कॉन्सेंट्रेशन फिक्स हो जाते हैं। इक्विलिब्रियम किसे बोला, पहली तो बात ये, जितना ए से बी बना उतना ही बी से ए बना। ए से बी मान लो 2 मोल पर मिनट कन्वर्ट हो रहे हैं, बी से ए 2 मोल पर मिनट कन्वर्ट हो रहे हैं। क्या कंडीशन रही अब यहां, इनके कॉन्सेंट्रेशन ए एंड बी के फिक्स हो गए। सपोज करते हैं, मान लिया कि ये 15 मोल है इक्विलिब्रियम पर और ये 6 मोल है इक्विलिब्रियम पर। अब ये गिवन सेट ऑफ कंडीशन पर होगा, इसका टेम्परेचर मैं चेंज करने का अधिकार नहीं रखता, चेंज करूंगा तो हिल जाएगा इक्विलिब्रियम। अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो बात समझ आ जाएगी। इसका प्रेशर मैं चेंज नहीं कर सकता, इसमें बाहर से मैं कोई अमाउंट ए का पूरे सिस्टम में, पूरी टेस्ट ट्यूब में जहां ये इक्विलिब्रियम ए गिविंग यू बी, बी इज गिविंग यू ए, बाहर से मैं कॉन्सेंट्रेशन ए का बाहर से नहीं ऐड कर सकता। ए को मैं निकाल नहीं सकता यहां से, इक्विलिब्रियम बना हुआ है उसे बना रहने दो, गड़बड़ हो जाएगा अदरवाइज। तो ये इक्विलिब्रियम जो एक फिक्स हुआ है वो बहुत सारे पैरामीटर को फिक्स करने के बाद हुआ है। वो पैरामीटर कौन कौन से हैं, टेम्परेचर, अगर इक्विलिब्रियम कहीं एस्टेब्लिश हो गया मींस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन रिवर्स हो गया, तो ये गिवन टेम्परेचर पर है, टेम्परेचर फिक्स है। अब ऐसा नहीं कि 25 डिग्री पर ये इक्विलिब्रियम है तो 50 डिग्री पर भी यही रहेगा ना,
चेंज हो जाएगा। प्रेशर एक फिक्स है, प्रेशर जो भी है अगर आपने चेंज कर दिया तो चांस हैं, चांस हैं क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि कुछ कंडीशन ऐसी भी आती हैं, इसके वॉल्यूम पर भी, मोल्स पर भी डिपेंड करेगा कि प्रेशर के चेंज होने के साथ साथ इसका इक्विलिब्रियम चेंज हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। बाहर से कोई अमाउंट रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का ऐड कर देते हो, या रिएक्टेंट रिमूव कर देते हो, या प्रोडक्ट रिमूव कर देते हो, तो इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा। ये मतलब है डायनामिक नेचर होने का। अब इसे अपनी भाषा में, आम शब्दों में समझ लो। हमने एक बर्तन ले रखा है, उसमें पानी गर्म कर रहे हैं, वेपर्स उठ गई इनकी, और इसको हमने क्लोज कर दिया ताकि ये रिवर्सिबल हो पाए, क्योंकि बात इक्विलिब्रियम की करनी है। एक टेम्परेचर कर दिया मैंने फिक्स, प्रेशर कर दिया मैंने फिक्स। अब अमाउंट तो हम चेंज कर ही नहीं सकते, ना तो कुछ बाहर से ऐड कर सकते, ना इसमें से कुछ निकाल सकते, क्योंकि ये क्लोज सिस्टम हो गया। अब टेम्परेचर प्रेशर वगैरह फिक्स कर दिया, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जितनी वेपर्स हैं वो फिक्स हो जाएंगी और जितना वाटर है वो फिक्स हो जाएगा, यानी H2O लिक्विड will get in equilibrium with H2O gas। अब आप क्या करते हो, टेम्परेचर को 2 डिग्री बढ़ा देते हो। 2 डिग्री बढ़ाने पर अब ये वाटर थोड़ा सा ज्यादा वेपर्स में कन्वर्ट होगा, वेपर्स थोड़ी ज्यादा हो जाएंगी, वाटर थोड़ा कम हो जाएगा। टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ाकर आपने फिक्स कर दिया, पहले 25 डिग्री था, अभी 27 डिग्री कर दिया। 27 डिग्री पर नया एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा वेपर्स बढ़ गए, थोड़ा सा वाटर कम हो गया, फिर कांस्टेंट हो गया वो जो भी बढ़ा। मान लो पहले 5 मोल थे, इसके 2 मोल थे, जब आपने 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया, इसके 4 मोल रह गए, इसके 3 मोल हो गए। ये कंडीशन हो गई। लेकिन ये 4 और 3 पर आकर रुक गया, फिक्स हो गया। इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होते हुए तो ये मूव कर रहा था, तो डायनेमिक है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम होने का मतलब ये नहीं कि बस एक ही जगह हो सकता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कंडीशनल है। इक्विलिब्रियम डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, इक्विलिब्रियम डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन पर, इक्विलिब्रियम प्रेशर पर डिपेंड करेगा। इक्विलिब्रियम जो बाहर से हम अमाउंट ऐड कर देते हैं या कुछ अमाउंट निकाल लेते हैं, तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम उस अमाउंट पर भी डिपेंड करता है। तो इक्विलिब्रियम नेचर में डायनेमिक होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, कंसेप्चुअली समझने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम ऐसा नहीं है कि बस एक ही जगह होगा। किसी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम का मीनिंग बिल्कुल ये नहीं है कि अगर HCl को डिकम्पोज करके आप क्लोरीन बना रहे हो एंड H2 बना रहे हो, तो मैंने इसके 5 मोल्स लिए थे, इक्विलिब्रियम पर इसके 2 मोल्स हैं, इसके 2 मोल्स हैं, तो किसी और इक्विलिब्रियम पर इसके मोल्स अलग हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, इसके 4 मोल हो जाएं, इसके 3 मोल 3 मोल हो जाएं। ये इक्विलिब्रियम स्टेट नंबर 1 है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट नंबर 2 है। तो डायनेमिक हो गया नेचर में। किसी एक रिएक्शन के सैकड़ों इक्विलिब्रियम हो सकते हैं, और वो किस पर डिपेंड करेंगे, कंडीशनल, वही पैरामीटर्स जो हम बोल रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, और जो एक्सटर्नल इफेक्ट्स हैं वो सारे इन पर डिपेंड करने चाहिए। तो ये बात समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इक्विलिब्रियम नेचर में डायनेमिक होता है। इक्विलिब्रियम कहते किसको है, कॉन्सेंट्रेशन जिसमें चेंज नहीं होता। आज सिंपल सी बात मैंने बता दी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो ये तो बात आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। ये तो इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन हो गई। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जब चेंज नहीं होते, तब हम इनको बोलते हैं कि ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है। अब आप एक सिंपल कोई केमिकल रिएक्शन कंसीडर करो, ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। टेस्ट ट्यूब में रिएक्टेंट लिया,
रिएक्शन स्टार्ट करना अभी शुरू नहीं हुआ, तो ये 100% होगा। मान लो 10 मोल ले लिया आपने, अब आपने इसे जो भी कुछ बाहर से ऐड किया या हीट किया रिएक्शन करने के लिए, रिएक्शन होना शुरू हो गया, तो इसके मोल कम होना शुरू हो जाएंगे, 10 से 9 बन जाएंगे, और इसका जो प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट है, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इनिशियली टाइम t इज इक्वल टू 0 पर रिएक्टेंट थे 100%, 10 मोल्स थे, 100 ही ले लेते, ये 0 था प्रोडक्ट, टाइम t 0 है क्योंकि रिएक्शन अभी हमने शुरू माना नहीं है। जब रिएक्शन शुरू हो गया टाइम t इज इक्वल टू 1 मिनट पर इसके 90 मोल रह गए, यानी 10 मोल इसमें कन्वर्ट हो गए, यहां 10 में लिख दूंगा। तो यहां मैं एक और क्या लिख सकता हूं, 100 माइनस 10 लिख सकता हूं, क्योंकि 10 मोल को मैंने कन्वर्ट किया, इक्वल टू 90 हो गया। टाइम t इज इक्वल टू 2 मिनट पर या 4 मिनट पर, हमें नहीं पता, वो तो हम रिएक्शन का ट्रेंड देख करके डिसाइड करेंगे। ये 100 माइनस 20 हो गए, 80 बचे, ये 20 हो गए। टाइम के साथ साथ ये बढ़ता चला जा रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, 0 से 1 मिनट, 1 से 2 मिनट, 2 से 3 मिनट, ऐसे ऐसे ये 0 से 10 मोल, 10 से 20 मोल, 20 से 30 मोल, और ये कम हो रहा है। भाई कहां से बनेगा प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से ही तो बनेगा। हम इसका एक ग्राफ ले सकते हैं, एक बड़ा सिंपल सा ग्राफ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का विद रेस्पेक्ट टू टाइम लिया जा सकता है। यहां मैंने लिखा टाइम, यहां मैंने लिखा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्रोडक्ट टाइम t 0 पर तो 0 था प्रोडक्ट, ये 0 देखो, टाइम t 0 था तो प्रोडक्ट, थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया मैंने तो कुछ प्रोडक्ट बढ़ गया, ये बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। एक टाइम अगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल है तो ऐसा आएगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाएगा। अब इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होना बंद, टाइम तो चल रहा है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ रहा है अभी। इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होगी बात, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर। ये तो बात मैंने जो की, ये तो यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन की बात की थी ना, कि एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन रिएक्शन अगर यहां से फॉरवर्ड भी हो रहा है, फॉरवर्ड से बैकवर्ड भी हो रहा है, और थोड़ी देर के बाद 10 मिनट के बाद इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। शुरू में तो प्रोडक्ट बनता रहा, बनता रहा, बनता रहा, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जितना प्रोडक्ट बन रहा है उतना ही वापस रिएक्टेंट बन रहा है, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। अब कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट का नहीं बढ़ रहा है टाइम बढ़ने के साथ साथ, तो टाइम के साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट का बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि टाइम के साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना बंद हो गया। ये तो बात प्रोडक्ट की हो गई। रिएक्टेंट टाइम t 0 पर मैक्सिमम था रिएक्टेंट, यहां से स्टार्ट करते हैं, सपोज करते हैं जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता गया, होता गया, जितना प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है, रिएक्टेंट बोलना चाहिए था मुझे, जितना प्रोडक्ट बढ़ता चला जा रहा है उतना ही रिएक्टेंट कम होता चला जा रहा है, और इक्विलिब्रियम स्टेट पर आकर के प्रोडक्ट का भी कॉन्सेंट्रेशन सेम हो गया एंड रिएक्टेंट का भी कॉन्सेंट्रेशन रुक गया चेंज होना, फिक्स हो गया अभी। तो एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आता है जिसके बाद यहां से ना तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, ना रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। ये स्टेट इक्विलिब्रियम की स्टेट है, ये वाली स्टेट इक्विलिब्रियम की नहीं है, ये रिएक्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता चला जा रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है इसी तरह प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर दूरी तय करने के बाद रिएक्शन एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाता है जहां ना तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता और ना ही रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन और कम होता, वो स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट है।
तो एक लाइन कहीं पर लगते ही सिंपल सा ग्राफ बनता है हमेशा। ये मुझे लिखना होता है प्रोडक्ट के लिए, ये मुझे लिखना होता है रिएक्टेंट के लिए। जब ये पैरेलल हो जाते हैं इस टाइम एक्सिस के, जब ये पैरेलल हो जाएंगी दोनों लाइनें, वो स्टेट इक्विलिब्रियम की स्टेट, इसके बाद इक्विलिब्रियम है। बस अब चाहे जितना टाइम बढ़ा दोगे ये, यानी अपने कॉम्प्लीशन पर पहुंच गया। यहाँ गिवन सेट ऑफ कंडीशन में किसी एक टेम्परेचर पर लिया हुआ होगा ये कॉन्सेंट्रेशन, अगर मैं टेम्परेचर में बढ़ा देता हूं या कम कर देता हूं तो हो सकता है ये इक्विलिब्रियम और आगे खिसक जाए और ये ऊपर बढ़ना शुरू हो जाए और ये नीचे आना शुरू हो जाए। ये कंडीशनल होगी बात। तो गिवन सेट ऑफ कंडीशन में एक फिक्स टेम्परेचर पर, एक फिक्स प्रेशर पर, एक फिक्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर ये कंडीशन आ रही है। तो ये ग्राफ आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको बहुत केयरफुली करने की बात है। जो मैंने अभी आपको समझाया तो वो तो थोड़ा सा मैंने लिखा था, तो इसलिए ये थोड़ा साफ साफ है। इस लाइन के बाद ये इक्विलिब्रियम स्टेट है, इसके बाद कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट के एंड रिएक्टेंट के, ये रिएक्टेंट चेंज नहीं होने वाले हैं, ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बोली जाती है। यहां तक देख लो, आपको कोई अगर प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ लो। मैं अब हम इसके बाद शुरू करते हैं जो इक्विलिब्रियम स्टेट है, उस इक्विलिब्रियम स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक तो दो तीन चीजें तो हम पढ़ भी चुके हैं इसमें, यानी टाइम के साथ साथ इक्विलिब्रियम स्टेट में जो मेजर करने वाली प्रॉपर्टीज होती हैं, जिन प्रॉपर्टीज को हम मेजर कर सकते हैं, जैसे प्रेशर मेजर किया जा सकता है, डेंसिटी हम मेजर कर सकते हैं, कलर हम मेजर कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन हम मेजर कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, कंडक्टिविटी हो गई और अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन हो गया ये। लेकिन वो बड़ी कॉमन चीजें हैं जिन्हें आप पहचान सकते हो। हम कैसे बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, हम इनको देखेंगे, प्रेशर को देखेंगे, प्रेशर चेंज होना बंद हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। एक डेंसिटी सिस्टम की चेंज होनी बंद हो जाएगी। जब तक रिएक्शन फॉरवर्ड चल रहा था, ए कम होता जा रहा था, बी बढ़ता चला जा रहा था, तो हो सकता है डेंसिटी चेंज हो रही हो। लेकिन जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर जाएगा तो डेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। जब ए था मेरे पास, ए से बी बन रहा था, बी मान लो रेड कलर का है, ए कलरलेस है, तो जैसे जैसे ए कम हो रहा है बी बढ़ता जा रहा है, तो इसकी रेडनेस बढ़ती चली जा रही है। जब रिएक्शन बिल्कुल रुक जाएगा तो कलर चेंज होना बंद हो जाएगा। इसको बोलेंगे हम कि ये इन प्रॉपर्टीज की हेल्प लेकर के इक्विलिब्रियम को पहचाना जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है। इन प्रॉपर्टीज की मदद से हम देख लेते हैं कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। ऐसी कॉन्सेंट्रेशन जब चेंज होना बंद हो जाएगा तब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। लेकिन अगर हम कंडीशन चेंज कर दें, टेम्परेचर प्रेशर वगैरह, तो इक्विलिब्रियम चेंज हो सकता है। By changing these conditions, we can control the extent to which a reaction proceeds. हम क्या कर सकते हैं, अगर हम प्रेशर को चेंज कर दें, डेंसिटी को चेंज कर दें, बाहर से हमने प्रेशर अपनी तरफ से चेंज कर दिया, तो इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है वो चेंज हो जाएगी। जैसा मैं अभी बता रहा था कि पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इक्विलिब्रियम कहीं अगर एग्जिस्ट करेगा तो क्लोज सिस्टम में एग्जिस्ट करेगा, ओपन सिस्टम में नहीं करेगा। ओपन सिस्टम में दो लिक्विड के बीच में तो हो सकता है, लेकिन अगर एक गैसियस प्रोडक्ट है कहीं, तो जो गैस बनेगी वो तो एस्केप कर जाएगी, एनवायरनमेंट में चली जाएगी, रुकती नहीं। डिफ्यूजन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन होता चला जाएगा। अब ये गैस को एक बार बाहर जाने का मौका मिल गया तो फिर तो ये वापस तो आ करके बैठे, थोड़ी देर के बाद कभी चलो शाम हो गई घर चलते हैं वापस, ये आएगी तो है नहीं है, ये तो एनवायरनमेंट से में गई तो गई सराउंडिंग में। तो इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट क्लोज्ड सिस्टम में
अचीव की जा सकती है। और ये तो मैं बता ही चुका आपको कि ये सारे के सारे रिवर्सिबल होते हैं। ये तो एक कंडीशन होगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि क्लोज्ड वेसल में ही अचीव होगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये रिवर्सिबल हुए बिना इक्विलिब्रियम तो नहीं आ सकता। कोई रिएक्शन इरिवर्सिबल है और इक्विलिब्रियम है ना, ये बात समझ नहीं आती है। मेन बात जो है इंपॉर्टेंट सबसे, कि इक्विलिब्रियम का नेचर डायनेमिक होता है। ये बात मैं अभी बता चुका। इक्विलिब्रियम एक फिक्स हो गया, इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि बस अब वो हिलेगा नहीं अपनी जगह से। आप बाहर से कंडीशन चेंज करके इक्विलिब्रियम को चेंज कर सकते हो। इसका बड़ा एक सिंपल एग्जांपल याद रखो, इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। ये बहुत सबसे दुनिया का आसान एग्जांपल है ये वाला, कि एक बर्तन में बंद करके मैंने वाटर को बॉयल करना शुरू किया, हीट करना शुरू किया, बॉयल भी नहीं, वेपर्स आएंगे इसके। थोड़ी देर के बाद टेम्परेचर अगर फिक्स कर दिया तो कुछ अमाउंट वाटर का होगा, कुछ अमाउंट वेपर्स का होगा। वेपर, यहां वाटर, वाटर से वेपर बन रहा है, वेपर से वाटर बन रहा है। एक फिक्स टेम्परेचर पर ये अमाउंट वेपर का फिक्स हो जाएगा, वाटर फिक्स हो जाएगा। स्टेट क्या है, वाटर से वेपर, वेपर से वाटर। अब जब ये अमाउंट फिक्स हो गया, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। अब आप क्या करते हो, टेम्परेचर चुपचाप थोड़ा सा बढ़ा देते हो, 5 डिग्री बढ़ा दिया, पहले 2 बढ़ाया था, 5 डिग्री बढ़ा दिया। तो अब ज्यादा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो, नई एक स्टेट इक्विलिब्रियम की आएगी, अभी भी वेपर एंड वाटर इक्विलिब्रियम में है। अब ज्यादा वेपर्स होंगी, वाटर कुछ कम हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ गया क्योंकि आएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम ही। अब ऐसा नहीं कि ज्यादा टेम्परेचर पर बस सारा का सारा वाटर जो है वेपर में ही 100% कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ थोड़ी सी वेपर्स बढ़ जाएंगी। तो ये एक नई स्टेट आई इक्विलिब्रियम की, जिसमें प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, रिएक्टेंट का कुछ कम हो गया। जो इसलिए चेंज हुई क्योंकि बाहर के पैरामीटर हमने चेंज कर दिए, और बाहर का पैरामीटर जो चेंज किया वो है टेम्परेचर। कभी हो सकता है किसी और केस में हम प्रेशर भी चेंज कर दें, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। एक सिस्टम है जिसमें पिस्टन लगा रखा है मूवेबल हमने, यहां वाटर है एंड वेपर्स हैं, वेपर एंड वाटर एक दूसरे के साथ रिवर्सिबली इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक फिक्स टेम्परेचर है। सडनली आपने ऊपर से प्रेशर बढ़ा दिया, तो प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो ये तो वेपर के लिए तो खतरनाक बात हो गई। वेपर को तो फैलने की जगह चाहिए भाई, वो तो सिकुड़ जाएगी, सिकुड़ जाएगी तो पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। जब आप गैस पर, ऊपर से गैसेस स्टेट में आपने पढ़ा है, हाई प्रेशर पर गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, वही कंडीशन यहां आ रही है। तो प्रेशर भी चेंज करने पर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, इसे हम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। तो एक्सटर्नल इफेक्ट इक्विलिब्रियम को चेंज कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, डायनेमिक है नेचर में इक्विलिब्रियम। बार बार मैं इस बात को इंसिस्ट करके बोल रहा हूं, और पूरा चैप्टर बेस्ड इसी बात पर है। जो हम प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे इसमें, वो रूल्स जो पढ़ेंगे, वो डायनेमिक नेचर को ही एक्सप्लेन करने के लिए सारे के सारे। तो इक्विलिब्रियम का नेचर डायनेमिक होता है। ये बात आपके काम की है बहुत ज्यादा। होता क्या है इक्विलिब्रियम, ये तो आप समझ ही गए हो। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये नंबर 5 भी बहुत काम की बात है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाता है, रेट मींस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब ए से बी बनना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना। बैकवर्ड रिएक्शन का मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने वाला एक स्टेप। जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तब इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव होती है। अभी जैसे हमने ग्राफ अभी बनाया था, वो कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ बनाया था, ऐसे हम रेट का ग्राफ भी बना सकते हैं। अच्छा ठीक है, यहीं पर देखो, थोड़ी सी बात एक सोच के मुझे बताओ। जो रेट है,
कॉन्सेंट्रेशन या चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम है। तो रेट किस पर डिपेंड करता है? कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा या नहीं डिपेंड करेगा? अगर आपको ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन दिया गया तो ज्यादा मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। भाई अगर मैं कह रहा हूं कि कोई किसी मॉलिक्यूल के 2% कन्वर्ट होते हैं मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में, ए था, ए से बी बन रहा है, इसका 2% बनता है, ए अगले 1 मिनट में 2% कन्वर्ट होना है। तो आपने लिए 100, 2 कन्वर्ट हो गए, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन 0 से 2 हो गए, यानी 2 मोल पर मिनट। अब किसी ने 100 की जगह 1000 मॉलिक्यूल ले लिए के, तो इसका 2% तो 20 हो गया, 20 पर मिनट आ गया। रेट सीधा सीधा कॉन्सेंट्रेशन से रिलेट करा, इसीलिए हमने बोला था कि बाहर से कुछ ऐड नहीं कर सकते हम। कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगा तो रेट चेंज हो जाएगा। अब अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करता हूं, थोड़ा सा इसे समझने की बात है, नेक्स्ट अगले वाला ग्राफ समझने के लिए इस बात को समझने की जरूरत है। जैसे जैसे मैं ए को बी में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो बी का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है। शुरू में ये 100 थे, 0 था, थोड़ी देर के बाद ये 90 हो गया, ये 10 हो गया, थोड़ी देर के बाद ये 80 हो गया, ये 20 हो गया, थोड़ी देर के बाद ये 70 हो गया, ये 30 हो गया। फॉरवर्ड रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, रेट ज्यादा, ए से बी बनने का रेट ज्यादा, ए से बी बनने का रेट कुछ कम, ए से बी बनने का रेट कुछ और कम, ए से बी बनने का रेट, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, रेट कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, तो ये कम होता चला जा रहा है। दूसरी तरफ बी से ए बनना, शुरू में तो कुछ भी नहीं था, लेकिन ये बढ़ गया, तो ये वापस बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बी का बढ़ता चला जाएगा, वापस कन्वर्ट होने का नंबर बढ़ता चला जाएगा पर यूनिट टाइम। इसका मतलब है रेट कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करते हैं। इस बात को अगर मैं ग्राफिकली शो करता हूं और ग्राफिकली रेट ऑफ रिएक्शन को मैं टाइम के रेस्पेक्ट में चेक करता हूं, ये टाइम हो गया और ये रेट। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट क्या होगा? कम होता चला जाएगा। ए से बी बनना शुरू में ज्यादा होगा, थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि ये 100 था, थोड़े टाइम के बाद ये कम हो गया, 80 रह गया, तो थोड़े टाइम के बाद रेट ये कम हो गया और टाइम आगे बढ़ा, 4 मिनट 5 मिनट हो गए, ये 50 रह गया, कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया तो ये कम हो गया, यानी ये कम होता चला जाएगा। जब इक्विलिब्रियम हो गया, इक्विलिब्रियम में तो कॉन्सेंट्रेशन रुक जाता है, तो अब ये टाइम के साथ साथ, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन फिक्स हो जाता है, फिर ये चेंज नहीं होगा। ये बात मैंने किसकी की है? ये बात मैंने की है ए से बी के लिए, मैं इसे बोल सकता हूं फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए। दूसरी बात, अगर मैं इसके बैकवर्ड रिएक्शन के रेट की बात करता हूं, तो इनिशियली तो 0 होगा, क्योंकि था ही कुछ नहीं इसके पास, बी के पास टाइम टी 0 पर। थोड़ी देर के बाद इसका कुछ कॉन्सेंट्रेशन हो गया, 20 हो गए यहां, तो कुछ रेट बढ़ गया, थोड़ी देर के बाद 30 हो गए, 40 हो गए, 50 हो गए, कुछ रेट और बढ़ गया। तो टाइम के साथ साथ रेट बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिल्कुल बराबर हो जाते हैं। तो इस लाइन में मिलेगा आगे जरूर, ये वाली लाइन जहां मिलकर के एक हो जाएगी वही इक्विलिब्रियम होगा। ये इक्विलिब्रियम स्टेट है, इसके बाद वाली स्टेट, क्योंकि ये
ए से बी की बात हो रही है फॉरवर्ड रिएक्शन की, ये बी से ए की बात हो रही है बैकवर्ड रिएक्शन की बात हो रही है। अब हम इसे बोलेंगे जहां रेट ऑफ फॉरवर्ड रही है, अभी बात समझ ही रहे थे हम इसे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, जब बराबर हो जाते हैं टाइम के साथ। ये इक्विलिब्रियम नहीं है क्योंकि यहाँ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अलग है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन अलग है, दोनों अलग अलग है। ये इक्विलिब्रियम स्टेट है। तो ऐसे स्टेट में यहां डेल्टा जी जीरो नहीं है अभी, नॉट इक्वल टू जीरो। इस स्टेट में डेल्टा जी जीरो आएगा। सिर्फ अकेले डेल्टा एच डिसाइड नहीं करेगा, सिर्फ अकेले एंट्रोपी डिसाइड नहीं करेगी, लेकिन अकेले डेल्टा जी डिसाइड करेगा। इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई, मतलब अब रिएक्शन किसी भी डायरेक्शन में इफेक्टिवली बढ़ना बंद हो गया। तो ये तो हमने अभी किया सारे पॉइंट्स कैरेक्टरिस्टिक, अभी ग्राफ की बात मैं कर रहा था। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर डेल्टा जी जीरो हो गया। तो हम क्या लिखते थे इक्वेशन, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये हो गया जीरो। तो जीरो इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। डेल्टा एच एंड टी डेल्टा एस ये दोनों बिल्कुल बराबर हो जाएंगे, यानी एंट्रोपी चेंज मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर, ये डेल्टा एच के बराबर हो। ये इक्विलिब्रियम स्टेट की बात हो रही है। तो ये ग्राफ फर्दर इंपॉर्टेंट है, केयरफुली करने की बात है, समझ करके करना है। दो ग्राफ ये हो गए हैं, बड़े सिंपल से ग्राफ हैं, कुछ भी नहीं है, अगर लाइनें के याद अगर करनी है तो सीधी सी याद हो जाए, लेकिन इसमें एक एक पॉइंट को सोच करके आपको करना है। जब आप इस ग्राफ को चेंज कर रहे हो तो जो चेंज टेस्ट ट्यूब में हो रहा है वो आपको नजर आना चाहिए, इतना विजन होना जरूरी है। हम जब वेपर से लिक्विड वाटर बना रहे हैं, वाटर से वेपर बना रहे हैं, वो चेंज करते करते आप इस ग्राफ की लाइन को चेंज करते चले जाओ, तब की बात है। अगर उसके साथ आपने रिलेट कर दिया, इसका मतलब है बात आपके प्रॉपरली समझ आ गई है। ये तो बिल्कुल बेसिक था अभी तक जो हमने किया, यहां तक ये इक्विलिब्रियम का बिल्कुल फंडामेंटल बात थी। यानी एक तरीके से आप कह दो कि मैंने डेफिनेशन आपको बताई है, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन मैंने एक्सप्लेन करके बताई है बस। अब इसमें कुछ लॉज हैं जो हमें पढ़ने हैं। एक लॉ दिया गया था, और जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है तो बहुत मुश्किल भी नहीं है, सोच लो। रिएक्टेंट ए गिविंग यू प्रोडक्ट पी, प्रोडक्ट पी से वापस ए बन गया, इक्विलिब्रियम आ गया मान लो। तो इक्विलिब्रियम आने का मतलब कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट का, कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का अब बिल्कुल चेंज होना बंद हो गया, फिक्स हो गया। इक्विलिब्रियम पर अब जो एक कॉन्सेंट्रेशन ए का है वो चेंज नहीं होने वाला है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो चेंज नहीं होने वाला है। मान लो ये 20 है, मान लो ये 25 है या 20 है, जो भी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेक, मर्जी है आपकी, लेकिन बस चेंज नहीं करना इक्विलिब्रियम पर। तो भाई इसका रेशो भी तो फिक्स होगा। अगर 20 नंबर ये फिक्स हो गया, 25 फिक्स हो गया, तो 20 डिवाइडेड बाई 25, ये तो फिक्स हो गया ना कांस्टेंट। तो बस अब हम इस के को डील करेंगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में भी। क्यों कॉम्प्लिकेटेड वे में? क्योंकि ये हम बड़ी सिंपल इक्वेशन लिख रहे हैं, इतनी सिंपल नहीं होती दुनिया में इक्वेशन सारी। हम तो ऐसे भी तो लिखते हैं ना कि a प्लस बी गिविंग यू c प्लस डी, और ऐसे भी नहीं, ऐसे भी लिखते हैं 2a प्लस 3b 3c 4d, ये स्टेकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में लिखते हैं बस। अब ये लेकिन बात इसी के लिए अप्लाई करनी है। जब मैं प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन की बात करूंगा तो इसका कॉन्सेंट्रेशन भी फिक्स होगा, इसका भी फिक्स होगा।
तो यानी सारे प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय सारे रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का रेशो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। उसी कांस्टेंट की बात हम करते हैं, उसी को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। और सोच करके ही आप समझ सकते हो, जब इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन फिक्स होते हैं तो उनका रेशो भी तो फिक्स होगा। किसी एक गिवन कंडीशन में हम अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना चाहते हैं तो हर एक रिएक्शन के लिए ये वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, अगर हम मोलर कर लें तब। यानी इनिशियल कहीं भी किसी भी एक गिवन कंडीशन के लिए टेम्परेचर फिक्स कर दें, प्रेशर फिक्स कर दें, तो के की वैल्यू एक गिवन रिएक्शन के लिए कांस्टेंट आ जाएगी। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये है लॉ ऑफ मास एक्शन। ये एक लॉ दिया गया था, बड़ा बेसिक बड़ा सिंपल सा लॉ है, और इसी का रिलेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से है। जितनी बात मैंने बता दी वही उसी को एक्सप्लेन करने के लिए ये लिखा जाएगा। कैसे हम इसे डिफाइन करते हैं? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट। ये वो वाला प्रोडक्ट नहीं है जो प्रोडक्ट बनता है, ये प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोडक्ट है। ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट एनी गिवन टाइम। ये प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोडक्ट है, ध्यान रहे। यानी मेरे पास अगर ए एंड बी दो रिएक्टेंट हैं तो इनके कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन, यानी इनके कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट, क्योंकि अभी हम प्रोडक्ट पढ़ते आ रहे हैं, कभी कंफ्यूजन रहे आपको कि ये प्रोडक्ट ये वाला है राइट हैंड पर। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी किसी का रेट अगर मैं करता हूं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। यानी अगर मैं ए ले रहा हूं प्लस बी ले रहा हूं, इन्होंने आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट पी बना दिया कोई, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी के एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। डेफिनेटली बाकी सारे पैरामीटर फिक्स करने हैं और गिवन टाइम की बात हो रही है। गिवन टाइम का मतलब ये हो गया कि आप किसी भी स्टेट में इसे, चाहे ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, अभी फिलहाल तो आप रेट की अभी ये हमने ग्राफ ऐसे ही तो बनाया, जैसे जैसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन था तो ज्यादा रेट था, कम कॉन्सेंट्रेशन होता चला गया प्रोडक्ट का तो रेट कम होता चला गया। इसी बात को बोल करके तो ग्राफ बनाया। ये इससे पहले जो ग्राफ बनाया देखो, रेट ऑफ रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन होने का मतलब क्या हो गया, रेट कम क्यों होता चला जा रहा है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कम होते चले जा रहे हैं रिएक्टेंट के, इसलिए रेट कम होता चला जा रहा है। बैकवर्ड क्यों बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट जो बन रहा है उसके कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते चले जा रहे हैं। तो रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, कॉन्सेंट्रेशन के ही तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यही बात सोचते हुए हमने कोई नई बात नहीं लिखी है, ये बस उसको हमने एक मैथमेटिकल फॉर्मूले में एक्सप्रेस कर दिया। अब जो एक टर्म यहां पर हमें यूज करने की जरूरत पड़ती है, जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन वर्ड बोला है, इसको थोड़ा सा एलेबरेट करने की जरूरत पड़ती है। प्रैक्टिकली थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इसमें। तो नंबर ऑफ मोल पर लीटर है ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल पर लीटर। भाई कॉन्सेंट्रेशन को बहुत सारे तरीकों से हम एक्सप्लेन करते हैं। मोल पर लीटर, मान लो मैंने सोडियम क्लोराइड का या NaOH का 1 मोल 1 लीटर में डिसॉल्व कर रखा है, तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन हो गया वो। तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन हमें यूज करना है, और इसको हम एक्टिव मास भी बोलते हैं। जो भी मास 1 लीटर में आएगा उसको एक्टिव मास से डिनोट कर दिया जाता है, बोल दिया जाता है। मोलर कॉन्सेंट्रेशन, इस मोलर कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है। नंबर ऑफ मोल पर लीटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्टिव मास। कई बार इसकी जगह एक्टिव मास वर्ड यूज कर लिया जाता है, कोई उसमें परेशान होने की बात नहीं है, वो कुछ नहीं है, बस मोलर कॉन्सेंट्रेशन।
हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंटेशन। कभी अगर इसे इस वाले ब्रैकेट में लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं इसे बहुत सारे लोग, इस स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया तो इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन लिखा है, ये अंडरस्टूड है, लिखने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे अगर लिख दिया इट मींस कि यहां कॉन्सेंट्रेशन लिखा गया है। अब जब कोई एक केमिकल रिएक्शन इस तरीके का होगा कि उसके स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स भी होंगे, तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि इनके, अगर मैं कहता हूं 2A प्लस 3B इज गिविंग यू प्रोडक्ट, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कॉन्सेंट्रेशन तो हो गया A, इस 2 का क्या करेंगे, ये इसकी पावर में आएगा टू द रेज 2, ये 3 प्रोडक्ट तो है ही, A मल्टीप्लाइड बाई B तो करना ही करना है, लेकिन ये स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इसकी पावर में आना चाहिए। ये लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और अगर बैकवर्ड की बात करोगे, ये तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया, रेट ऑफ बैकवर्ड बी लिख रहा हूं मैं बैकवर्ड के लिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी जो भी है, या मान लो 5p है यहां, तो p टू द रेज 5 मुझे लिखना होगा। अब भले ये इक्विलिब्रियम है या नहीं है, इक्विलिब्रियम की अभी बात ही नहीं की है, ये तो हमने रिवर्सिबल रिएक्शन की बात की है। और अगर ये एक से ज्यादा है, यहाँ C भी है एंड D भी है, और यहाँ 4 आ गया, यहाँ 3 आ गया, तो C टू द रेज ये आ जाएगा 4 एंड D टू द रेज 3, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाएगा। जब इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर नहीं होगा। इक्विलिब्रियम हम तभी रख पाएंगे जब ये दोनों रेट्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड के बराबर आएंगे। तो अगर हम एक सिंपल रिवर्सिबल रिएक्शन काउंट करते हैं, ये बात इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ट्रू नहीं है, रिवर्सिबल के लिए ट्रू है, ये बात ध्यान रखोगे पहली बात। तो हम किसी एक फिक्स टेम्परेचर पर बात की जा रही है, फिक्स प्रेशर पर बात की जा रही है, अगर गैसियस प्रोडक्ट हैं तो प्रेशर की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है यहां पर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पर मैं लॉ ऑफ मास एक्शन अगर अप्लाई करता हूं, तब rate of forward reaction will be directly proportional to concentration of A to the raise A multiplied by concentration of B to the raise B। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात हुई। और अगर मुझे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना पड़ जाता है कभी, प्रोपोर्शनल क्या लिखूंगा मैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द रेज ए बी टू द रेज बी। साइन जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लिखा जाता है के, कौन सी रिएक्शन के लिए, ये फॉरवर्ड के लिए है, तो एफ लिख दें छोटा सा, क्योंकि के एक और रिवर्स के लिए भी आएगा तो वो अलग होगा, आ जाएगा ये ए टू द रेज ए बी टू द रेज बी। ये छोटी सी बात हो गई। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू एक कांस्टेंट जो कि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए है, बाकी इन दोनों के एक्सपोनेंट्स का प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। ऐसे ही सेम हम रिवर्स रिएक्शन के लिए अगर बोलते हैं, तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू के बैकवर्ड, पहले तो प्रोपोर्शनल सी टू द रेज सी मल्टीप्लाइड बाय डी टू द रेज डी, ये सी इसकी पावर सी हो गया, डी पावर डी हो गया, इक्वल टू के बी। लेकिन ये अभी किसी भी रिएक्शन की बात हो रही है जब इक्विलिब्रियम नहीं है। अगर मैं इक्विलिब्रियम कर देता हूं, तब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन
इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाता है। ये इतनी सारी कहानी मैंने इसीलिए समझाई ताकि ये वाली बात आप समझ पाओ। इक्विलिब्रियम को समझाने के लिए इतना टाइम मैंने इसीलिए लगाया। इक्विलिब्रियम हम किसे कहते हैं? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाते हैं तब हम इसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो मुझे ये वैल्यू उठा के यहां रख देनी है, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। जब वैल्यू उठा करके मैं रख दूंगा दोनों, तो मेरे पास ये पूरा इक्वल टू इसके आ गया। अब ये तो वेरिएबल है, चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो सकता है, ये भी चेंज हो सकता है, ये भी चेंज हो सकता है, लेकिन जब इक्विलिब्रियम कर दिया तो ये वैल्यूज बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन की फिक्स हो गई। यहां चेंज हो सकता था, ये जब इक्विलिब्रियम में नहीं था। इक्विलिब्रियम में आने पर ये वैल्यूज बिल्कुल फिक्स हो जाएंगी, तो मैं इनको रीअरेंज करके इनका रेशो निकाल सकता हूं। मैं लिख सकता हूं के एफ ओवर के बी, ये पूरा डिवाइडेड बाय दिस। इसको नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं हम, या जो भी आपने पढ़ रखा हो जिस तरह से भी। तो के एफ कांस्टेंट है, के बैकवर्ड बी कांस्टेंट है, इसका रेशो भी कांस्टेंट होगा, उसको मैं के बोल सकता हूं, विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन सी टू द रेस सी डी टू द रेस डी डिवाइडेड बाय ए टू द रेस ए बी टू द रेस बी। ये जो के है ये आपके काम की चीज है। इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए किसी एक गिवन टेम्परेचर पर गिवन सेट ऑफ कंडीशन में ये वैल्यू कांस्टेंट आएगी, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। गिवन सेट ऑफ कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं, बार बार इस बात को ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि मैंने टेम्परेचर कोई और लिया, आपने कोई और टेम्परेचर ले लिया, फिर ये कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग हो जाएंगे। ये के जो होता है किसी गिवन कंडीशन में वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी चीजें फिक्स लेते हैं, तो इसको के सी बोल देते हैं, क्योंकि हम कॉन्सेंट्रेशन लिक्विड में ले रहे हैं। यही गैसियस प्रोडक्ट के लिए मोल पर लीटर की जगह उनके पार्शियल प्रेशर इस्तेमाल कर लिए जाएंगे। ये तो मैंने ये लिखा ना, ए लिख दिया, कॉन्सेंट्रेशन क्या लिया? मोल पर लीटर लिया। लिक्विड की बात मैं कर रहा हूं या लीटर की बात कर रहा हूं। गैसियस स्टेट में कॉन्सेंट्रेशन इस तरह से नहीं चलते, हम पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं। मान लो रिएक्टेंट भी गैसेस है, प्रोडक्ट भी गैसेस है, अब मोल पर लीटर थोड़ी लिखेंगे। अब उनके कॉन्सेंट्रेशन उनके पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म हटा के उसकी जगह पार्शियल प्रेशर लिख दिया करते हैं। तो ये सी कुछ नहीं है, बस कॉन्सेंट्रेशन है, यानी हम मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं, बस इतना है। केपी अगर कहीं लिखा है मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गैसियस है, इतनी बात है, इतना अंतर आपको सोचना पड़ेगा। तो ये एक कंडीशन रही जो हमने डिस्कस की है। मैं समझता हूं आज के लिए हम इतना रखते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की डिमांड थी छुट्टी करने की, तो 10 मिनट पहले छुट्टी हो जाती है आज, बस ये मान लो आप। तो इसके बाद का हम अगली क्लास में करेंगे, और थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स मैं अभी अपलोड करूंगा जल्दी, उनको करना है। इसके बाद का जो बचा हुआ है हम अगले क्लास में करेंगे।